नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके शिक्षा के दृष्टिकोण से, जो कि नई शिक्षा नीति 1986। अगर 1986 की बात करें तो हम किसी भी शिक्षा नीति की अगर बात करें तो हमें नई जो पुरानी पद्धतियां चली आ रही है या पुरानी शिक्षा की पद्धतियां चली आ रही हैं, उसमें नयापन लाने के लिए हमें जोड़ तोड़ करने की ज़रूरत होती है, या नयापन कुछ करने के लिए हमें उन्नत राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमें नई पद्धतियों का, नई तकनीकियों का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से कोई भी शिक्षा नीति, कोई भी शिक्षा आयोग, कोई भी शिक्षा समितियों को बनाया जाता है। अगर हम इसके आधार की बात करें, 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसमें कल इससे पहले की कक्षा में हमने पढ़ाया था आपको कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन एक विस्तृत रूप था, शिक्षा का एक विस्तृत रूप था, बहुत ही विस्तीर्ण आयोग था। तो उसमें उसने संपूर्ण शिक्षा के ऊपर बल दिया है, और उसी को आधार मान करके हम 1968 की अगर शिक्षा नीति को देखेंगे तो 1968 की जो शिक्षा नीति थी वो संपूर्ण रूप से अगर देखेंगे तो उस पर ही आधारित थी। उसमें कुछ नयापन जोड़ा गया था, लेकिन मुख्य रूप से उसी पर आधारित थी। और जब 1986 की हम बात करते हैं तो अगर 1968 अगर उसी पर आधारित थी तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी वो भी ये कोठारी कमीशन पर ही संपूर्ण रूप से बेस्ड था। उसमें कुछ नयापन, चेंजेस लाए गए, लेकिन तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो 1968 की शिक्षा नीति में जो कमी रह गई या जो उसको निर्धारित नहीं हो पाया, कार्यान्वयन नहीं हो पाया, उसमें फिर से एक नए चेंजेस के साथ इस पॉलिसी को लाई गई, जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को। अगर हम इसकी बात को देखें तो हम देखते हैं कि ये संपूर्ण रूप से सबसे पहले जनवरी 1985, ये जनवरी 1985 में भारत सरकार के ओर से एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक संकल्पना ली गई, और उसी संकल्पना के तहत आप देखेंगे तो इसमें एक इसी पर गहन मनन चिंतन किया गया, और फिर इस पर एक क्या हुआ तो रिपोर्ट तैयार किया गया। रिपोर्ट का नाम था शिक्षा की चुनौती। शिक्षा की चुनौती, ये जो शिक्षा की चुनौती लाई गई वो कब, तो अगस्त 1985 में। ये अगस्त 1985 में, मैंने पहले कहा कि ये जनवरी 1985 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संकल्पना की गई भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद इस पर एक उस पर एक संपूर्ण रूप से गहन मनन चिंतन किया गया, और एक शिक्षा की चुनौती एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया। किसके रूप में? दस्तावेज के रूप में। जब दस्तावेज के रूप में शिक्षा की चुनौती, जिसका नाम था, प्रस्तुत किया गया कब? अगस्त 1985 में। तो उस पर जब ये शिक्षा की चुनौती आ गई, इसके दस्तावेज आ गए, तो इस पर संपूर्ण रूप से गहन चिंतन मनन किया गया, और विभिन्न लोगों से इसके बारे में सुझाव लिए गए, विभिन्न जगहों से सुझाव लिए गए, विभिन्न लोगों से सुझाव लिए गए, विभिन्न विद्वानों से सुझाव लिए गए, और इस पर संपूर्ण रूप से हर शिक्षा के संपूर्ण रूप पर एक विस्तीर्ण चर्चा की गई। जब विस्तीर्ण चर्चा की गई तो इसी दस्तावेज का जो संपूर्ण, मतलब गहन चिंतन मनन, सुझाव वगैरह सारे मंथन करने के पश्चात 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको हम कहते हैं, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पेश किया गया। किसके सामने? भारत सरकार के सामने इसको सबमिट किया गया। तो इसके बारे में हम ये जाने कि ये पद्धति कैसे आई। अब हम इसके बारे में संपूर्ण रूप से इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या हुआ, इसमें क्या क्या इसकी संस्तुतियाँ क्या क्या दी गई। तो जैसे मैंने बताया कि 1968 की जो शिक्षा नीति थी, उसी का आधार मान करके ये 1986 की रणनीति बनाई गई।
अब जब ये रणनीति बनाई गई तो इसमें कुछ नए चेंजेस भी आए उसको छोड़ करके। तो मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं तो इसकी सबसे पहले हमें इसकी विशेषताओं पर एक नज़र दौड़ाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी विशेषताएं। विशेषताएं शिशुओं की देखभाल तथा शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की योजना, डाइट की स्थापना, नवोदय विद्यालय की स्थापना। अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन तमाम तत्वों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फोकस किया गया। और हम अगर देखेंगे तो ये फोकस केवल नहीं किया गया, ये जो चूंकि 1968 में जो शिक्षा नीति बनी थी उसमें तमाम बातें तो लिखी गई, लेकिन वो ज़मीन पर उसको उतार नहीं पाई सरकार। तो उसको जमीन पर उतारने के लिए यह शिक्षा नीति का निर्माण किया गया, जिसमें कि इस पर जो मुख्य फोकस रहा उसमें हम देखते हैं कि शिशुओं की देखभाल तथा शिक्षा। अब जो प्री प्राइमरी शिक्षा है अर्थात पहली कक्षा से पहले की जो शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि इसमें कहा गया कि अगर बच्चा एकाएक पहली क्लास में आता है तो वो बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाएगा। उसको पहले से ही खेल खेल के माध्यम से अगर उसको सिखा दिया जाएगा तो धीरे धीरे वो इस पर नज़र बना पाएगा या शिक्षा में वो प्रवेश कर पाएगा, जिसके माध्यम से वो शिक्षा को अच्छे ढंग से वो ले पाएगा। फिर प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें जो ड्रॉप आउट की समस्या वगैरह थी उसको बहुत ज़्यादा इस पर बल दिया गया। ड्रॉप आउट की समस्या पर इसमें भी बहुत ज़्यादा बल दिया गया, जिसमें कहा गया कि ये अपव्यय अवरोधन की जो बात उसमें की गई थी इसमें फिर से वो किया गया, क्योंकि उस समय भी काफ़ी ज़्यादा ये ड्रॉप आउट की समस्याएं होती रहती थी। और उतना ही नहीं, अवरोधन भी हुआ करता था, उस समय भी अवरोधन हुआ करता था, जो कि 1 साल से ज़्यादा किसी भी एक कक्षा में रोक दिया जाता था। तो ये सब सारी चीज़ें, फिर उसमें प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि आपको अभिभावकों को जागृत करने और नामांकन पर विशेष ध्यान देने, क्योंकि अगर नामांकन ही नहीं होगा तो शिक्षा की स्थिति कहां से मजबूत हो पाएगी। इस प्रकार से इस पर विशेष ध्यान दिया गया। इस प्रकार अब हम इसमें देखेंगे कि अगर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को इसमें बहुत ज़्यादा इसमें तवज्जो दी गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड होता क्या है, तो दरअसल एक स्कूल या एक विद्यालय में
एक समुचित व्यवस्था का मुहैया करवाना ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। केवल इसमें ब्लैक बोर्ड की बात नहीं है, बल्कि इसमें जैसे कि 2 बड़े कमरे होने चाहिए, एक ओपन बरामदा कम से कम होने चाहिए, फिर उसमें जो शैक्षिक जैसे कि ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए या चार्ट बोर्ड होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। फिर खास करके जो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए अलग अलग बाथरूम की व्यवस्था भी होनी चाहिए। फिर कम से कम 2 शिक्षक अवश्य होने चाहिए एक विद्यालय में, जिसमें से अगर यथासंभव एक महिला उसमें कर्मी हो, अर्थात महिला शिक्षिका उसमें एक हो। तो इस प्रकार से ये ब्लैक बोर्ड की बात की गई इसमें। फिर माध्यमिक शिक्षा की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा इसमें तवज्जो दी गई कि माध्यमिक शिक्षा को एक बेस माना जाता है, और जब हम एक आधार माना जाता है, एक आधार को हम अगर बेहतरीन ढंग से तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही ऊंचा जाएगा, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें इसमें कही गई। जिसमें अगर प्रारंभिक चीज़ों को हम देखें तो प्रारंभिक में कहा गया कि ये जो आपका 6 से 14 वर्ष की व्यवस्था है, अर्थात 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उसको मुफ्त शिक्षा भी दी जाए, और साथ ही उसका नामांकन पद्धतियों में शिक्षकों की भी भूमिका होनी चाहिए कि शिक्षक भी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे रोल प्ले करें, इसके लिए व्यवस्था की जाए। फिर माध्यमिक शिक्षा में भी कहा गया कि ये माध्यमिक शिक्षा का जो आपने 10+ ये जो ढांचा दिया गया, आकार जो दिया गया, शिक्षा की संरचना जो दी गई यहाँ पर आपका आएगा, तो उस प्रकार से उसका पहले प्राइमरी स्तर को क्रॉस करने के बाद फिर उच्च माध्यमिक शिक्षा में आएगा, और माध्यमिक शिक्षा को बेहतरीन ढंग से उसको दिया जाएगा ताकि उसका आधार बन सके। फिर उच्च शिक्षा के माध्यम से कहा गया कि उच्च शिक्षा में आप जिस प्रकार से उसका सृजनात्मकता, उसकी काल्पनिकता, उसके दृष्टांत, उसके तर्क वितर्क, गणितीय संबंधित जो सारी चीज़ें हैं उस पर मुख्य रूप से बल दिया जाए, विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, ताकि शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छे ढंग से अच्छे सभी लोगों तक उसकी पहुंच हो सके। इसमें प्रारंभिक विद्यालय में ये भी कहा गया कि जिस प्रकार से कोठारी कमीशन में कहा गया था कि 1 से 3 मील से ज़्यादा दूर बच्चों को नहीं जाना पड़े शिक्षा लेने के लिए, उस प्रकार से इसमें कहा गया कि 1 किलोमीटर से मैक्सिमम 1 किलोमीटर से ज़्यादा बच्चों को नहीं जाना पड़े शिक्षा लेने के लिए। इसकी संपूर्ण रूप से भागीदारी और साझेदारी दोनों सरकार की होनी चाहिए। दोनों सरकार इन द सेंस कि भारत सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि दोनों को मिल बांट करके इसमें चलना होगा, तो ये सारी जिम्मेदारी उसको उठानी पड़ेगी। फिर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, इसमें कहा गया कि अगर जैसे कि डॉक्टरेट करना, इंजीनियरिंग करना या फिर अन्य जो ऐसी प्राविधिक शिक्षाएं हैं उसको छोड़ करके, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बाध्यता न हो अगर मतलब कक्षा में बैठना, तो उसको ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से शिक्षा दी जाए, जिसमें कि ऐसे भी लर्निंग हो सकती है जहाँ जिस विषय में लर्निंग हो सकती है वहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करके उसको उच्च शिक्षा का प्रावधान हो, जिससे कि जो लेना चाहे शिक्षा, जो कि मान लीजिए कि रोजगार में है या अन्य चीज़ों में लिप्त हैं, वो भी शिक्षा अगर लेना चाहें तो उनके लिए भी शिक्षा मुहैया करवाई जाए। तो इसमें विशेष रूप से यहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जोर दिया गया, पत्रकारिता शिक्षा के लिए भी जोर दिया गया। फिर इसमें तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा की बात कही गई कि अगर किसी भी शिक्षा को उच्च स्तर तक उठाना है तो उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपकी तकनीकी की और प्रबंध शिक्षा की। तो अगर टेक्नोलॉजी होगा और मैनेजमेंट अगर होगा तो डेफिनेटली दोनों के माध्यम से हम किसी भी शिक्षा में एक बेहतर विकल्प की तलाश कर सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इसने ज़रूरियात समझी है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा संरचना में जो जिस प्रकार से कोठारी कमीशन ने बताया था कि 10+2+3 वाली संरचना, उसको पूरे भारत के स्तर में लागू किया जाए, और ये जो लागू किया जाए उसमें जैसे कि आपको 5 वर्ष की जो प्राइमरी कक्षा है, फिर 3 वर्ष की आपकी जो ये निम्न माध्यमिक कक्षा है, ये सब सारी चीज़ें, अर्थात 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा,
2 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा और फिर 3 वर्ष की जो स्नातक स्तरीय शिक्षा है उसको संपूर्ण देश में बहरहाल लागू कर दिया जाए। फिर राष्ट्रव्यापी राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की योजना। तो राष्ट्रीय, जैसे मैंने अभी कहा था कि ये जो संरचना है इसको राष्ट्रव्यापी पद्धति में लागू कर दिया जाए और दोनों को, ऐसा नहीं कि ये जो अलग हो गया है, समवर्ती सूची में शामिल हो गया है, तो ऐसा नहीं कि ये केंद्र सरकार की भूमिका इसमें नहीं रहती है, बल्कि केंद्र सरकार की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसने कहा कि इसमें बढ़ जाती है और दोनों को मिलकर के शैक्षिक स्वरूप को लागू करने की पद्धति। फिर इसी में कहा गया कि आपको 6% का जो, अर्थात जीडीपी का जो 6% है वो कम से कम आप शिक्षा पर अवश्य ही क्या करें, खर्च करें। इसके अलावा इसने 1986 ने कहा कि ये डाइट की स्थापना अत्यंत जरूरी है। डाइट क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये इसकी स्थापना पर इन्होंने विशेष बल दिया है, क्योंकि अगर प्रशिक्षण की बात इन्होंने कही कि प्रशिक्षण अगर रहेगा, अर्थात अध्यापक को अगर प्रशिक्षण मिलेगा तो निश्चित रूप से वो अपने छात्रों को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित कर पाएगा। लेकिन अगर खुद ही अध्यापक में गुणवत्ता नहीं होगी, वो खुद ही प्रशिक्षित नहीं होगा, तो कहाँ से वो अपने बच्चों को सही मार्ग में वो प्रशस्त कर पाएगा या सही रूप से प्रशिक्षित कर पाएगा। तो इसलिए इन्होंने, हाँ, इसके लिए जो शिक्षक हैं उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। वेतन संरचना के लिए उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत में जो जितने भी शिक्षक हैं सबको एक समान वेतन, अर्थात उनके क्राइटेरिया के हिसाब से एक समान वेतन पद्धति लागू की जाए। फिर वो वेतन वृद्धि वगैरह की भी बात कही। साथ ही साथ शिक्षक को एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी जाए ताकि वो अपने आप को और बच्चे और अपने आप को दोनों को एक साथ वो संबंध स्थापित कर पाएं और वो उससे क्या होगा, तो प्रभावी शिक्षा की संकल्पना की जा सकती है। फिर इन्होंने नवोदय विद्यालय की स्थापना के बारे में बहुत ज़्यादा जोर दिया है और नवोदय विद्यालय को इन्होंने क्या कहा, तो गति निर्धारक विद्यालय। क्या कहा है? तो गति निर्धारक, अर्थात कहा गया कि आप नवोदय विद्यालय की जो संकल्पना कर रहे हैं वो गति निर्धारक विद्यालय साबित हो सकता है। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में। अर्थात वो गति प्रदान कर सकता है, ये जो विद्यालय है वो गति प्रदान कर सकता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किया है उन्होंने। तो इस माध्यम से हम और भी इसके माध्यम से हम देखते हैं कि ये जो शिक्षा की संकल्पना के बारे में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी वो बहुत ही ज़्यादा खास करके संपूर्ण शिक्षा पर बल दिया है, संपूर्ण शिक्षा पर जोर दिया है। और इसके माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत कम समय में आपने आसानी से 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको आप समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।